लास्ट क्लास में हम लोग ने क्या पढ़ा था? लास्ट क्लास में क्या डिस्कस किया था हम लोग ने? सर फेडरलिज्म के बारे में। ओके, फर्स्ट चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे ना, कॉन्स्टिट्यूशन, राइट? यस सर। तो उसमें क्या क्या हम लोग ने पढ़ लिया था? कुछ हम लोग ने नोट्स लिया था क्या? फेडरलिज्म चैप्टर, सॉरी, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन चैप्टर में कुछ नोट्स पेकिंग किया था हम लोग ने? यस सर। यस सर। ओके, तो उसमें क्या क्या टॉपिक्स क्या क्या डील किया था अभी तक? डेमोक्रेसी, ओके salient features of constitution, ओके federalism, division of powers, ओके। union हम government and state government, and concurrent government, concurrent list and parliamentary form of government. एक्चुअली ऐसा नहीं है, मतलब जो सैलिएंट फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है ना, या फिर जो आपके बुक में मेंशन्ड है पिलर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आपके बुक में शायद टाइटल है ये, ठीक है, पिलर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो उसमें दो हम लोग ने पढ़ा था, एक पढ़ा था फेडरलिज्म, और फेडरलिज्म जो है नंबर 1 टॉपिक है उसके अंदर, ठीक है। फेडरलिज्म जो है, जो पिलर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, या फिर जो सैलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके अंदर पहला टॉपिक पढ़ा था हम लोग ने, क्या? फेडरलिज्म, ठीक है। तो फेडरलिज्म में हम लोग ने क्या पढ़ा था? बेसिकली जो पावर्ड है वो शेयर्ड होता है, किसके किसके भी शेयर्ड होता है? बिटवीन सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट, पढ़ा था ये। और उसमें ही हम लोग ने पढ़ा था कि जो सेंटर के पास पावर है, तो वो पावर्स जो है वो बेसिकली एक लिस्ट है। वो लिस्ट जो है वो है कौन सा लिस्ट? यूनियन लिस्ट, या फिर उसको सेंट्रल लिस्ट बोलते हैं। तो उसमें मैंने कुछ कुछ आइटम्स बताया था। मनुष्य बताएंगे, हम लोग ने सेंट्रल लिस्ट या यूनियन लिस्ट में कुछ एग्जांपल्स पढ़ा था, कौन सा क्या था उसमें? सर सेंट्रल गवर्नमेंट, सर यूनियन गवर्नमेंट में एग्जांपल डिफेंस एंड फॉरेन अफेयर्स, एंड स्टेट गवर्नमेंट में पुलिस एंड पब्लिक ऑर्डर। करेक्ट, हाँ हाँ, करेक्ट लिखा है। करेक्ट। हाँ, और एक और कंकरेंट लिस्ट भी पढ़ा था। तो ये बेसिकली ये सब जो फेडरलिज्म है ना, फेडरलिज्म टॉपिक है ना, उसके अंदर है सारा, ठीक है। ये सारे किसके अंदर आते हैं? जो अभी तक पढ़ा ना कंकरेंट लिस्ट तक, ये सब फर्स्ट टॉपिक फेडरलिज्म के अंदर आते हैं। ये क्लियर है सबको यहाँ तक? और उसके बाद फिर हम लोग ने पढ़ा था सेकंड, क्या? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पढ़ा था। ऐसा कुछ पढ़ा था क्या, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, सेकंड टॉपिक? यस सर। हाँ, तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पढ़ा था। तो उसमें मैंने क्या कुछ उसमें नोट्स लिखवाया था पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में? सर हाँ तो Yes, उसमें हाँ तो उसमें क्या लिखवाया था नोट्स, कोई बताएंगे? क्योंकि उसके बाद से ही कंटिन्यू करना है फिर हम लोग को। The parliamentary form of government is a democratic form of government in which a group of elected people sits in a house called Lok Sabha and Rajya Sabha. सिट्स इन हाउस, उसके बाद क्या बताया? सिट्स इन हाउस, Sir, sits in a house called Lok Sabha and Rajya Sabha. ओके ओके, यहाँ तक ही? नहीं यहाँ- सर, और है. In और- this form of government, the executive are directly responsible to the parliament in general and to the Lok Sabha in particular. ओके, तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट सबको समझ में आया? और एक और लाइन मेंशन किया होगा मैंने, इंडियाज फॉलोज पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये भी लाइन मैंने मेंशन किया था क्या? yes sir. हाँ Yes sir. हाँ, तो ये आई गेस यहाँ तक मैंने बताया था। तो इंडिया जो है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है इंडिया में। तो इसमें इसके बाद जो एक और अभी हम लोग पढ़ेंगे, उसके बाद और क्लियर होते जाएगा धीरे धीरे कि ये जो सेकंड वाला भी हम लोग ने पढ़ा है ना, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इसमें बेसिकली पार्लियामेंट क्या होता है? पार्लियामेंट में 2 हाउस हैं, ठीक है, 2 हाउस हैं। मैंने नाम बताया था दोनों हाउस का। एक हाउस को बोलते हैं लोकसभा, उसी का दूसरा नाम क्या बताया था? लोअर हाउस। उसी का एक और नाम क्या बताया था? हाउस ऑफ द पीपल। ये सारे किसका नाम है? लोकसभा का। हम लोग जो एमपी इलेक्ट करते हैं ना, एमपी आप लोग ने सुना होगा, सांसद, सांसद सुना है सब लोग ने? किसी ने हिंदी में आप लोग ने सुना होगा कि हमारे एक क्षेत्र से ये सांसद हैं, ऐसा सुना है ना?
तो वो सांसद जो है ना बेसिकली मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उसी को बोलते हैं, ठीक है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो वो सांसद जो है जो चुन कर गए हैं वो बेसिकली लोकसभा में बैठते हैं, जिसको आपने इलेक्ट किया है। जैसे आपने 2019 में सुना होगा, इलेक्शन हुआ था ना, जिसमें कि एनडीए या फिर बीजेपी गवर्नमेंट बेसिकली फाइनली मेजोरिटी में आई थी। तो उसमें हम लोग ने जिसको इलेक्ट किया है वो आपने तो वोट नहीं किया ऑब्वियसली, बिकॉज यू ऑल आर बिलो 18। तो अबव 18 पीपल ने जिनको इलेक्ट किया वो बेसिकली एमपी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। और वो कहाँ बैठेंगे, वो बैठेंगे कहाँ पे, तो वो लोकसभा में बैठेंगे। लोकसभा में कितने टोटल मेंबर होते हैं, किसी को आइडिया है लोकसभा में हाउ मेनी मेंबर्स आर इन लोकसभा? टोटल कितने लोग होते हैं लोकसभा में? 543। कितने हैं इंडिया में जो लोकसभा है ना, जो लोअर हाउस है, उसमें कितने मेंबर्स हैं? 543, ठीक है। और एक और दूसरा मैंने बताया था क्या, राज्यसभा। तो राज्यसभा में कैसे लोग आते हैं, तो राज्यसभा में बेसिकली हम लोग डायरेक्ट उसको अपनी जो राज्यसभा है, जो अपर हाउस बोलते हैं या फिर हाउस ऑफ काउंसिल बोलते हैं, उसको बेसिकली हम लोग डायरेक्ट इलेक्ट नहीं करते हैं। उसको हमारे जो एमएलएज है ना, जो स्टेट में, जैसे आप स्टेट के एमएलए है ना, वो इलेक्ट करते हैं, ठीक है। लेकिन इतना अभी डिटेल में नहीं जाएंगे, ठीक है। अभी बेसिकली हम लोग पार्लियामेंट के बारे में समझ गए कि पार्लियामेंट में क्या होता है, दो हाउस हैं, एक हाउस है लोअर हाउस यानी लोकसभा, एक है अपर हाउस यानी राज्यसभा। और ये हाउस का ही काम क्या है, बेसिकली लॉ मेकिंग, ठीक है। ये हाउस क्या करती है, लॉ मेकिंग बॉडी है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सबको? अब थर्ड लिखेंगे, थर्ड जो लिखेंगे बेसिकली जो कि हम लोग पढ़ रहे हैं, ये किसमें पढ़ रहे हैं, पिलर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या फिर सैलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। उसके उसी के हेड के अंदर हम लोग ये सब हेडिंग पढ़ रहे हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? तो नंबर थर्ड लिखेंगे सेपरेशन ऑफ पावर। नंबर थर्ड क्या लिखेंगे, सेपरेशन ऑफ पावर, सेपरेशन ऑफ पावर। तो पहले समझ लेते हैं थर्ड सेपरेशन ऑफ पावर। बेसिकली क्या है कि जो पावर है, एक्चुअली जो गवर्न करने का पावर है, वो बेसिकली 3 ऑर्गन्स में डिवाइडेड है। कितने ऑर्गन्स में डिवाइडेड है? 3 ऑर्गन्स में। एक ऑर्गन को बोलते हैं लेजिस्लेचर, दूसरे ऑर्गन को बोलते हैं एग्जीक्यूटिव, और तीसरे ऑर्गन को बोलते हैं जुडिशियरी। तीनों का फंक्शन पहले समझते हैं क्या है। व्हाट डज लेजिस्लेचर डू? तो लेजिस्लेचर जैसा कि नाम से ही उसका क्लियर है, लेजिस्लेचर इज रिस्पॉन्सिबल टू मेक लॉ फॉर द कंट्री, ठीक है। जो लॉ मेकिंग बॉडी है वो क्या है, अपना लेजिस्लेचर है। और ये लेजिस्लेचर कौन है, तो जो एमपी जो बैठे हैं ना लोकसभा में और राज्यसभा में, वो हमारे क्या है, लेजिस्लेचर, ठीक है। 543 मैंने बताया ना। और राज्यसभा में एक्चुअली राज्यसभा का टोटल स्ट्रेंथ है तो ऐसे 250, लेकिन वहां पे 232 लोग अभी बैठते हैं, ठीक है। ये आपको लिखने का जरूरत नहीं है, इसको बस माइंड में रखना है कि ताकि हम लोग जो पढ़ रहे हैं माइंड में एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा मैंने बताया क्या, एग्जीक्यूटिव, ठीक है। लेजिस्लेचर का वर्क क्या है, लेजिस्लेचर इज रिस्पॉन्सिबल टू मेक लॉ फॉर द कंट्री, ठीक है। ये लेजिस्लेचर का वर्क हो गया। दूसरा है क्या, एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव का काम क्या है, जैसे कि कोई लॉ बन गया, ठीक है, तो लॉ को इम्प्लीमेंट कराना, ठीक है। जैसे कि आपने कुछ दिन पहले सुना होगा कि एक लॉ आया था, मोटर व्हीकल एक्ट करके एक लॉ आया था, ठीक है। उसमें आपको याद होगा कि उसमें क्या था ना कि जो गाड़ी वगैरह चल रही थी उसमें क्या था कि जैसे कि जो बाइक में पीछे भी बैठे हैं उनको भी हेलमेट यूज करना है, अगर वो हेलमेट नहीं पहनेंगे तो उनको 1000 रुपीज फाइन होगा। आप लोग ने ऐसा कुछ याद है, कुछ लास्ट यस 1-2 सर, साल पहले ऐसा कुछ आया था? आया यस था सर, ना? अभी भी बीच में चला है। हाँ, मतलब वो लॉ आया था, तो उसको बोलते हैं मोटर व्हीकल एक्ट, ठीक है। तो वो बेसिकली लॉ कौन बनाया था, तो लॉ लेके आ गया कौन, लेजिस्लेचर, ठीक है। यानी कि लोकसभा और राज्यसभा, लेजिस्लेचर लेके आ गया वो लॉ। लेकिन उसको लागू कौन कराएगा, इंप्लीमेंट कौन कराएगा, तो एग्जीक्यूटिव। तो एग्जीक्यूटिव भी जो है ना वो लेजिस्लेचर का ही पार्ट होता है। जो मैंने बताया ना आपको कि जो हमारे लोकसभा और राज्यसभा हैं उसी का कुछ मेंबर्स जो है ना वो एग्जीक्यूटिव है, यानी कि एग्जीक्यूटिव्स आर आल्सो पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर। और उनका मेन वर्क जो है वो क्या है, दे हैव टू इम्प्लीमेंट द लॉ,
जो भी लॉ बना है बाय द लेजिस्लेचर, दे हैव टू इम्प्लीमेंट द लॉ। जैसे मैं कुछ और एग्जांपल्स देता हूँ, जैसे कि एक लॉ है, मान लेते हैं कि एक लॉ है जैसे कि अगेंस्ट अगेंस्ट बेसिकली चाइल्ड मैरिज के लिए एक लॉ है, ठीक है, लाइक चाइल्ड मैरिज, प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड मैरिज, ठीक है, यानी कि बच्चे जो मैरिज के लिए जो एलिजिबल एज है वो क्या है, गर्ल्स के लिए अभी 18 है और बॉयज के लिए क्या है 21 ईयर्स है, ठीक है, ये सबको पता है। गर्ल्स के लिए मैरिज का एज क्या है 18 ईयर्स, मिनिमम एज टू गेट मैरिड इज 18 ईयर्स, और बॉयज के लिए क्या है ये 21 ईयर्स है, ठीक है। तो ये लॉ बेसिकली पार्लियामेंट में बन गया, ठीक है। लेकिन इस लॉ को मान लेते कहीं पे ऐसा कुछ गलत हो रहा है, मान लेते कि लड़की का जो गर्ल्स है उसका मैरिज लेस देन 18 ईयर्स पे हो रहा है, तो उसको बेसिकली प्रिवेंट करने का काम किसका है, तो वो काम है किसका, एग्जीक्यूटिव का वर्क है। किसका वर्क है वो, एग्जीक्यूटिव का वर्क है। पुलिस जो है ना, पुलिस, आपने पुलिस का नाम सुना है ना, तो पुलिस बेसिकली वो एग्जीक्यूटिव का ही पार्ट है, ठीक है। किसका पार्ट है वो, एग्जीक्यूटिव का पार्ट है। अब मान लेते हैं कि किसी ने मान, अभी यही एग्जांपल्स को समझते हैं कि जो मैरिज है, मैरिज हो रहा है कहीं पे, गर्ल्स का लेस देन 18 ईयर्स है, ठीक है, उसका मैरिज हो रहा है, तो उसको पुलिस पकड़ कर ले जाएगी, ठीक है। अब उसको पनिशमेंट कौन देगा, तो पनिशमेंट देने का काम जो है वो किसका है, वो कोर्ट का है, यानी वो वर्क कौन करेगा, जुडिशियरी। तो जुडिशियरी का जो वर्क है, जुडिशियरी का जो वर्क है, जो लॉ बना है उसमें जो पनिशमेंट मेंशन्ड है, उसको, उस पनिशमेंट को बेसिकली उसको एडजुडिकेट कराना, उसको बेसिकली एक टर्म यूज करते हैं एडजुडिकेशन, यानी कि जो भी लॉ में मेंशन्ड है क्लॉज, उसके अकॉर्डिंग जो है जुडिशियरी, यानी कि जो जज हैं, जुडिशियरी का मतलब क्या हुआ, जज जो कोर्ट में बैठते हैं, उनका वर्क है क्या, बेसिकली टू बेसिकली अनाउंस पनिशमेंट एज पर लॉ, ठीक है। तीनों का फंक्शन समझ में आ गया, यानी कि जो 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट है उसमें पावर बेसिकली आपस में डिवाइडेड है, कुछ पावर लेजिस्लेचर के पास है, कुछ पावर एग्जीक्यूटिव के पास है, और कुछ पावर्स क्या है किसके पास, जुडिशियरी के पास है, ठीक है। ये क्लियर है सबको, शुभांगी क्लियर है क्या? यस सर। आप वीडियो मोड में क्यों नहीं है? सर मेरे तो लाइन कटा हुआ है। लाइट नहीं है आपके यहाँ? ये सबको समझ में आ गया मयंक, समझ में आ गया, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी? यस सर। हाँ, तो ये बेसिकली सेपरेशन ऑफ पावर है, यानी कि सेपरेशन का मतलब क्या होता है, बेसिकली एक तरह से सेपरेट करना, मींस क्या, अलग अलग बांटना नहीं। अगर क्लास में सेपरेशन बोला जाए कि सेपरेट बॉयज एंड गर्ल्स, तो बेसिकली एक सेपरेशन हुआ ना, जिसमें एक तरफ बॉयज रहेगा एक तरफ गर्ल्स रहेगा। उसी तरह पावर का सेपरेशन का मतलब है कि पावर को सेपरेट करना, यानी कि कुछ लोग को एक अथॉरिटी देना, अदर पीपल को अदर अथॉरिटी देना, और बाकी रिमेनिंग पीपल को अदर अथॉरिटी देना, ठीक है। तो सेपरेशन ऑफ पावर, उसके बारे में हम लोग लिख लेंगे, सेपरेशन ऑफ पावर के नीचे लिखेंगे हम लोग, सेपरेशन ऑफ पावर के नीचे लिखेंगे, देयर आर 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, देयर आर 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। नंबर 1, उसके नीचे लिखेंगे नंबर 1, द लेजिस्लेचर, द लेजिस्लेचर, LEGISLATURE, the legislature। उसके उसी में लिखेंगे, लेजिस्लेचर में ही लिखेंगे उसका फंक्शन, बेसिकली लिखेंगे कि फंक्शन क्या है लेजिस्लेचर का, तो लिखेंगे द फंक्शन ऑफ लेजिस्लेचर, द फंक्शन ऑफ लेजिस्लेचर is to make, the function of legislature is to make law for the state, for the state or country, बिकॉज लेजिस्लेचर दोनों लेवल पे होंगे ना, जैसे कि बिहार में भी, बिहार स्टेट है उसमें भी लेजिस्लेचर है, और जो यूनियन लेवल पे है जैसे स्टेट लेवल पे भी है, और वो क्या है सेंट्रल लेवल पे भी है। तो लेजिस्लेचर का जो वर्क है वो क्या है,
लेजिस्लेचर का यही वर्क है, टू मेक लॉ फॉर द स्टेट और कंट्री, ठीक है। उसके बाद नीचे सेकंड में लिखेंगे, द एग्जीक्यूटिव, द एग्जीक्यूटिव, द एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव का स्पेलिंग है EXECUTIVE। the main function of executive, the main function of executive is to implement, the main function of executive is to implement the law made by, to implement the law made by the legislature. The main function of executive is to implement the law made by the legislature. ठीक है, क्लियर है यहां तक। नेक्स्ट थर्ड में लिखेंगे दी जुडिशियरी, दी जुडिशियरी, जुडिशियरी का स्पेलिंग है JUDICIARY, दी जुडिशियरी। Judiciary is responsible, लिखेंगे the judiciary is responsible to judiciary is responsible to interpret, interpret का स्पेलिंग होगा INTERPRET। judiciary is responsible to interpret the law and adjudicate, adjudicate का स्पेलिंग होगा ADJUDICATE, adjudicate, adjudicate। क्या लिखा, फिर से कोई रिपीट करेंगे? कंप्लीट नहीं हुआ, अभी कंप्लीट करना है सेंटेंस को। मैंने क्या लिखा है, द जुडिशियरी इज रिस्पॉन्सिबल टू इंटरप्रेट द लॉ एंड एडजुडिकेट, ऐसा कुछ लिखा है ना हम लोग ने। ओके, एडजुडिकेट के ब्रैकेट में लिख लेंगे। एडजुडिकेट का मतलब क्या होता है, उसके ब्रैकेट में लिखेंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे make a formal judgment, make a formal judgment, make a formal judgment। यानी कि पहले जुडिशियरी क्या करेगी, जो लॉ मेड बाय लेजिस्लेचर है उसको क्या करेगी, इंटरप्रेट करेगी। इंटरप्रेट करने का मतलब समझते हैं, इंटरप्रेट करने का मतलब होता है they will actually see the law in the context। अगर कोई क्योंकि लॉ तो बनाया गया है उसको विदाउट किसी कॉन्टेक्स्ट के बनाया गया है ना, किसी कॉन्टेक्स्ट को लेकर नहीं बनाया। कॉन्टेक्स्ट का मतलब कि सिचुएशन, ठीक है, किसी सिचुएशन को लेकर लॉ को नहीं बनाया जाता है, वो तो सिचुएशन इंडिपेंडेंट होगा ना लॉ, क्योंकि सिचुएशन तो हर बार बदलते रहेगा ना। सिचुएशन क्या होगा, सिचुएशन जो है वो सारे टाइम चेंज होते रहेगा, डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन हो सकता है, ठीक है। तो सिचुएशंस तो बहुत सारे हैं, तो सिचुएशन के बेसिस पे लॉ को नहीं बनाया जाता। लेकिन जब जुडिशियरी के पास कोई केस आता है तो वो क्या होता है, वो सिचुएशन स्पेसिफिक होता है कि हाँ ये ऐसा सिचुएशन है, ऐसा कोई केस है, लाइक रॉबरी का केस हो सकता है, मर्डर का केस हो सकता है, रेप का केस हो सकता है, कोई भी केस हो सकता है, ठीक है, या फिर ये और भी कोई लॉ वायलेशन का केस हो सकता है। तो इन सारे केस में सिचुएशन स्पेसिफिक होता है, तो इसलिए जुडिशियरी को क्या करना पड़ता है, दे हैव टू बेसिकली इंटरप्रेट करना पड़ता है वहां पे कि उस लॉ को इस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में कैसे इंटरप्रेट करेंगे, ठीक है। तो ये बेसिकली तीन हम लोग ने पढ़ लिया। तीन क्या है, ये बेसिकली ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट है जिसके बीच क्या है, पावर्स जो है क्या है, डिवाइडेड पावर्स, बेसिकली सेपरेशन जो है पावर का किया गया है, ठीक है। अब इसके बाद जो फोर्थ हम लोग पढ़ने वाले पिलर जो आपके बुक में मेंशन्ड है वो है फंडामेंटल राइट्स। तो फोर्थ में लिखेंगे
4th में लिखेंगे फंडामेंटल राइट्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एक्चुअली। अभी आपके बुक में जो सबसे ज्यादा जिसपे हाईलाइट हुआ है आपके बुक में, वो फंडामेंटल राइट्स के ऊपर है, ठीक है। बाकी सब भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसके ऊपर सबसे ज्यादा आपके बुक में मेंशन्ड, मतलब आपके बुक में सबसे ज्यादा इसको हाईलाइट किया गया है, फंडामेंटल राइट्स। तो फंडामेंटल राइट्स बेसिकली जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ना, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें उस फंडामेंटल राइट्स का मतलब क्या होता है? बेसिकली देज आर सम, फंडामेंटल का मतलब ही क्या होता है? बेसिक, वेरी बेसिक। तो फंडामेंटल राइट्स जो है वो क्या है? देज आर वेरी बेसिक राइट्स, वेरी बेसिक राइट्स गिवन टू ऑल सिटीजन्स ऑफ द पीपल ऑफ द कंट्री, ठीक है। ये सारे क्या है फंडामेंटल राइट्स? क्या है? जैसे मैं बताऊंगा एग्जांपल्स भी बताऊंगा क्या क्या फंडामेंटल राइट्स हैं। तो फंडामेंटल राइट्स आर बेसिकली क्या है? वेरी वेरी फंडामेंटल और वेरी बेसिक, बेसिक जो है वो राइट्स हैं जो विच हैज बीन गिवन टू ईच एंड एवरी सिटीजन ऑफ द कंट्री, ठीक है। तो इंडिया में जैसे कि एक फंडामेंटल राइट्स मैं बताता हूँ, एक फंडामेंटल राइट्स जैसे राइट टू इक्वालिटी, ठीक है। क्या है राइट टू इक्वालिटी? क्या है? एक फंडामेंटल राइट है, ठीक है। आपके बुक में 6 फंडामेंटल राइट्स मेंशन है, ठीक है। इंडिया टोटल कितने फंडामेंटल राइट्स हैं? टोटल 6 फंडामेंटल राइट्स है, ठीक है। आपके बुक में भी मेंशन्ड है। ये फंडामेंटल राइट्स कहाँ पे मेंशन्ड है? तो इट इज मेंशन्ड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन ओनली, ठीक है। कहाँ पे मेंशन्ड है? इट्स मेंशन्ड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। और ये एक फंडामेंटल, मैं सारे फंडामेंटल राइट्स को 1 बाय 1 बताता हूँ और सबको एक्सप्लेन कर लेते हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके मतलब बुक्स में भी बहुत इलॉबरेट करके दिया हुआ है। तो फर्स्ट जो है फंडामेंटल राइट्स जो आपके बुक में मेंशन्ड है वो है बेसिकली राइट टू इक्वालिटी, ठीक है। कौन सा राइट है? राइट टू इक्वालिटी। तो आप, तो राइट टू इक्वालिटी है क्या बेसिकली? तो राइट टू इक्वालिटी जैसा कि नाम से है, ऑल सिटीजन्स जितने भी सिटीजन्स हैं इंडिया में, ठीक है, दे आर इक्वल, ठीक है। ऑन व्हाट बेसिस? दे आर इक्वल ऑन द बेसिस, बेसिकली दे आर इक्वल irrespective of their religion, irrespective of their caste, irrespective of their class, irrespective of their sex, irrespective of their place of birth, ठीक है। ये सारे बेसिकली मतलब कहने का मतलब है कि irrespective का मतलब क्या है कि whether a particular person belongs to any religion, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बुद्धिस्ट हो, पारसी हो, जैन हो, जोरास्ट्रियन हो, कोई भी रिलीजन से बिलोंग करता हो, सारे लोग क्या हैं? इक्वल हैं इन द आई ऑफ लॉ, ठीक है। सारे लोग क्या हैं? इक्वल हैं, ठीक है। ये तो रिलीजन के बेसिस पे हो गया। दूसरे हो गया क्या? रेस, एक रेस भी होता है, बट ठीक है रेस को भी भूल जाएंगे। कास्ट, हम लोग जानते हैं कि जैसे हमारे यहाँ बहुत सारे कास्ट सिस्टम चलता है ना, डिफरेंट कास्ट जो है प्रेवलेंट है इंडियन सोसाइटीज में, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि सोसाइटी जो अपना सारे पीपल्स जो हैं सारे इक्वल्स हैं, वेदर दे बिलोंग्स टू एनी पर्टिकुलर कास्ट, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो ऑल पीपल आर इक्वल इरिस्पेक्टिव ऑफ द कास्ट दे बिलोंग, ठीक है। सेकंड ये समझ में आ गया। थर्ड जो है बेसिकली, एक मैंने क्या बताया, थर्ड बताया मैंने सेक्स। तो सेक्स का मतलब कौन सा जेंडर है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे वो मेल है या फीमेल है या अदर जेंडर है, ठीक है। सारे लोग क्या है? इक्वल हैं। तो ये थर्ड हो गया। फोर्थ बेसिकली क्या है? फोर्थ है आपका प्लेस ऑफ ओरिजिन और प्लेस ऑफ बर्थ कह सकते हैं, ठीक है। प्लेस ऑफ बर्थ यानी कि आपने कहाँ बॉर्न किया है, आपने बिहार में बॉर्न किया है या फिर महाराष्ट्र में बॉर्न किया है या केरला में बॉर्न किया है या जम्मू एंड कश्मीर में बॉर्न किया है, दैट डज नॉट मैटर। सारे लोग, सारे जो पीपल हैं, सारे जो सिटीजन्स है, whoever born in India, सारे लोग क्या हैं? सारे लोग इक्वल हैं, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं राइट टू इक्वालिटी, ठीक है। यानी कि सारे लोग, अगर कोई लॉ है, ठीक है, तो सारे लोग के ऊपर एक ही लॉ इंप्लीमेंट होगा, ठीक है, एक ही लॉ होगा। ऐसा नहीं कि आपने क्राइम किया है तो आपको कुछ और पनिशमेंट, जैसे कि मान लेते हैं कि आर्यन ने कुछ मान लेते हैं मिस्टेक किया है तो उसके लिए पनिशमेंट कुछ और होगा, और सुचि ने कुछ मिस्टेक किया तो उसके लिए पनिशमेंट कुछ और होगा, या आर्यन के लिए ये
या फिर शुभांगी के लिए कुछ और होगा, सबके लिए पनिशमेंट क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। ये इसका यही मतलब है, ठीक है। और मैंने बताया उसी तरह अपॉर्चुनिटी जैसे कि मान लेते हैं कि कोई जॉब्स है या कोई कॉलेज या स्कूल्स में एडमिशन की बात है, तो उसमें सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी है, चाहे मयंक जाए, चाहे मनस्वी जाए, चाहे शुभम जाए, सारे लोग जो है कोई भी एडमिशन लेना चाहता है, तो ऐसा नहीं कि मयंक को ज्यादा प्रेफरेंस मिलेगा और बाकी लोग को कम प्रेफरेंस मिलेगा, या मनस्वी को ज्यादा प्रेफरेंस मिलेगा, मे बी मनस्वी को ज्यादा प्रेफरेंस मिल सकता है बिकॉज सी इज टॉपर इन द क्लासरूम। तो एग्जामिनेशन बेसिस पे मे बी आप लोग क्वालिफाई ना करें और मनस्वी क्वालिफाई कर जाए, लेकिन जो मैंने क्राइटेरिया बताया जैसे कास्ट, क्लास, यानी कि ऐसा नहीं कि आपको ये बोला जाए कि नहीं आपके पास पैसे कम है तो आप एडमिशन नहीं ले सकते, अगर आपके पास पैसे हैं और आप पढ़ना चाहते हैं तो एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली जो इक्वालिटी की बात है वो क्या है, इरिस्पेक्टिव ऑफ क्या है, कास्ट, क्लास, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, और एक और क्या मैंने बताया, मैंने 5 मेंशन किया है। आर्यन बताएंगे मैंने क्या 5 मेंशन किया था, एक बताएंगे आप। मैंने पांच बेसिकली बताया कि बेसिकली इक्वालिटी जो है इंडिया में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, ठीक है, कोई देयर वोंट बी एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ, क्या क्या मैंने 5 बताया, सबको याद कर लेंगे कौन सा 5, वैसे मैं मेंशन भी करूंगा। देयर विल नॉट बी एनी डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या होता है, भेदभाव, यानी कि डिस्क्रिमिनेशन मतलब का मतलब इन लिटरल हिंदी मीनिंग क्या होता है, भेदभाव, यानी कि डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या, सबको एक दूसरे को अलग अलग तरीके से देखना, डिस्क्रिमिनेशन का यही मतलब होता है ना। तो देयर वोंट बी एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ नंबर 1 रिलीजन, ठीक है, नंबर 2 कास्ट, नंबर 3 क्लास, नंबर 4 क्या होगा, सेक्स, नंबर 5 क्या होगा, प्लेस ऑफ बर्थ या प्लेस ऑफ ऑरिजिन, ठीक है। तो इसके बेसिस पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, ठीक है। ये हो गया एक। इसी में क्या है, सबको अपॉर्चुनिटी के बारे में मेंशन है, राइट टू इक्वालिटी में क्या मेंशन है, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलेगा, ठीक है। इसी में आपका ये भी मेंशन है, एक है क्या कि कुछ जनरली क्या होता है कि हम मतलब बिफोर इंडिपेंडेंस जो है कुछ पर्टिकुलर कास्ट या कम्युनिटी के लोगों के अगेंस्ट अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस होता था, ठीक है। तो वो प्रैक्टिस को भी क्या कर दिया गया है, एबॉलिश कर दिया गया है, ठीक है। जैसे आपने सुना होगा बहुत पहले क्या होता था कि हम लोग के कंट्री में क्या प्रैक्टिस होता था, अनटचेबिलिटी पता है सबको क्या होता है, एनीवन? सर छुआछूत। हाँ, छुआछूत उसका हिंदी ये बेसिकली हाँ वो हिंदी मीनिंग है, बट इसका मीनिंग मतलब ये है बेसिकली अ काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ओनली, राइट। अनटचेबिलिटी का मतलब क्या है कि काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन परफॉर्म अगेंस्ट पर्टिकुलर कम्युनिटी, यानी कि कोई जैसे कि हमारे यहाँ जो एससी कम्युनिटी थी या एसटी कम्युनिटी जो थी उसके अगेंस्ट अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस होता था। लेकिन अब जो है ये क्या है, इफ एनीवन इज प्रैक्टिसिंग अनटचेबिलिटी तो उसको बेसिकली वो बेसिकली लायबल होगा टू गेट पनिशमेंट अंडर लॉ, ठीक है। क्योंकि हमारे यहाँ भी क्या फॉलो हो रहा है, राइट टू इक्वालिटी, ठीक है। तो राइट टू इक्वालिटी हम लोग क्या पढ़ लिए कि ऑल पीपल आर इक्वल, all citizens are equal, all citizens are equal in the country। नंबर एक चीज पहले पढ़ा। दूसरा पढ़ा कि there will be no discrimination on the basis of 5 जो मैंने बताया। तीसरा बताया क्या, abolition of untouchability, ठीक है। इसमें क्या है, abolition of untouchability। चौथा जो है वो क्या है, चौथा है there won't be any title, ठीक है, there won't be any देयर विल नॉट बी एनी टाइटल, ठीक है। जैसे कि हम लोग का पहले जो है बहुत सारा टाइटल यूज करते थे, अभी टाइटल यूज होता है लेकिन स्पेसिफिक लोग के लिए टाइटल होता है, उसका कोई एक्सेप्शन है, अदरवाइज कोई टाइटल यूज नहीं होगा। जैसे टाइटल हम लोग मिलिट्री वाले के लिए यूज करते हैं ना, मिलिट्री में बेसिकली लेफ्टिनेंट, कमांडर, ऐसा टाइटल यूज करते हैं, तो ठीक है उसके लिए टाइटल यूज होगा। ये एकेडमिक या फिर कह सकते हैं मिलिट्री टाइटल सही है, जैसे डॉक्टर टाइटल यूज करते हैं ना हम लोग, या इंजीनियर टाइटल यूज करते हैं ना, इंजीनियर दिस, डॉक्टर दिस करते हैं ना, तो ये टाइटल इज ओके। बट अदर देन दिस ऐसा कोई टाइटल बना लिखे महाराजा, ऐसा टाइटल कोई लिखता है तो दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल, ठीक है। या फिर कोई लिखता है राजा करके कोई टाइटल लिखता है, मतलब राजा ऐसा तो नाम भी है लेकिन अगर एज ए टाइटल यूज करता है ना, दैट इज रॉन्ग, ठीक है।
तो ये राइट टू इक्वालिटी हो गया। ठीक है, सबको क्लियर है यहाँ तक? राइट टू इक्वालिटी क्लियर है सबको? राइट टू इक्वालिटी यस सर। ठीक है, किसी को कोई डाउट नहीं है ना? दूसरा है आपका राइट टू फ्रीडम। ठीक है, दूसरा जो आपको पढ़ना है, जो फंडामेंटल राइट्स है आपका, वो क्या है? राइट टू फ्रीडम। अब राइट टू फ्रीडम क्या है? तो बेसिकली राइट टू फ्रीडम है आपका बेसिकली आपका, आप जो भी बोलते हैं, आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच है आपके पास। ठीक है, यानी आप जो बोलते हैं या जो आप एक्सप्रेस करते हैं, आपका जो व्यू पॉइंट है, ठीक है, उसके लिए आपको क्या है? फ्रीडम है। किसके लिए फ्रीडम है? फ्रीडम ऑफ क्या है? स्पीच है, योर एक्सप्रेशन है। ठीक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, यानी कि जो आपके मन में है वो आप बोल सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी को अब्यूज करने लगेंगे। ठीक है, क्योंकि अगर आप किसी को अब्यूज करते हैं तो उसके राइट को तो वायलेट करेंगे ना। तो इसलिए फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है। ठीक है, आपके पास। और आपके पास बेसिकली और फ्रीडम क्या है? तो मूवमेंट का फ्रीडम है। आप कहीं भी जाके, कहीं कंट्री में एक पार्ट से, मान लेते हैं आप बिहार में हैं, तो बिहार से जाके आप कहीं भी, जम्मू कश्मीर हो गया, या बिहार से जाके महाराष्ट्र हो गया, या फिर नॉर्थ ईस्ट में अगर चले गए तो असम हो गया, तो ये सारे स्टेट में आप मूव कर सकते हैं, फ्रीली मूव कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपको जाने के लिए कुछ ऐसा, कुछ जैसे दूसरे कंट्री में जाने के लिए सुना होगा आपने, वीजा का जरूरत पड़ता है ना? वीजा चाहिए ना। अगर मान लेते हैं इंडिया से अगर जाना चाहते हैं, यूएस जाना चाहते हैं या यूके जाना चाहते हैं, कहीं भी जाना चाहते हैं, तो दूसरे कंट्री में जाने के लिए क्या चाहिए होता है हम लोग को? वीजा। वीजा बेसिकली क्या है? अ काइंड ऑफ एंट्री पास है ना, एंट्री पास ही है ना वहां जाने के लिए। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं। आप इंडिया में वन प्लेस से दूसरे प्लेस में जाएंगे तो उसके लिए आपको कुछ जरूरत नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट्स का जरूरत नहीं है। आप ट्रेन पकड़िए या बस पकड़िए या फ्लाइट पकड़िए, जो भी मीडियम अवेलेबल है, आप वहां पे जा सकते हैं। तो बेसिकली आपके पास क्या है? फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। ठीक है, एक और हम लोग के पास फ्रीडम है, फ्रीडम ऑफ असेंबली। जैसे क्लासरूम में एक असेंबली होता है ना, जैसे आप लोग ने सुना होगा कि मॉर्निंग में असेंबली होता है, असेंबली प्रेयर होता है ना क्लासरूम स्कूल में। तो उसी तरह सोसाइटी, उसी तरह पीपल जो हैं अपना असेंबली बना सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे फ्रीडम्स हम लोग को अवेलेबल है। ठीक है, नंबर 3 ये नंबर 2 हो गया। ठीक है, नंबर 2 क्या था शुभांगी? नंबर 2 हम लोग ने कौन से फंडामेंटल राइट्स को पढ़ा अभी हम लोग ने? कौन सा फंडामेंटल राइट्स अभी हम लोग ने पढ़ा शुभांगी? शुभांगी चली गई क्या? शुभम बताएंगे कौन से फंडामेंटल राइट्स को अभी हम लोग ने पढ़ा? 2 फंडामेंटल राइट्स। सर दूसरा था मूव टू फ्री फ्रॉम। नहीं, जो टाइटल पढ़ा है, पहला था राइट टू इक्वालिटी। ठीक है, राइट और टू। राइट टू इक्वालिटी, और सेकंड जो पढ़ा राइट टू फ्रीडम। ठीक है, ये 2 अभी फंडामेंटल राइट्स पढ़ा। बाकी तो उसके अंदर मैं बेसिकली उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, उसको बता रहा हूँ कि है क्या, और उसके बाद फिर हम लोग उसको लिखना स्टार्ट करेंगे। नंबर 3 जो है राइट्स अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। राइट्स अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। एक्सप्लॉइटेशन का मतलब बेसिकली आप किसी के ऊपर एट्रोसिटीज नहीं कर सकते। ठीक है, यानी आप उसको, किसी को सप्रेस नहीं कर सकते, किसी को ऑप्रेस नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसमें बेसिकली क्या होता है, इसमें जैसे कि एक्सप्लॉइटेशन किसका हो सकता है? ह्यूमन बीइंग का ही होगा। और ज्यादातर एक्सप्लॉइटेशन किसका होता है? जैसे किसी बच्चे को मान लेते हैं कि चाइल्ड लेबर कराया जा रहा है, मान लेते हैं किसी, आप देखोगे बहुत सारे टी शॉप में देखोगे कि बच्चा जो है वो क्या करता है? चाय सर्व करता है बिलो 18। ठीक है, बिलो 14 ईयर्स। ठीक है, बिलो 14 ईयर्स बच्चा जो चाइल्ड जो है वो वर्क करता है। ठीक है, तो ये बेसिकली उसका क्या हो रहा है? एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, क्योंकि उसको क्या, उसको क्या, अभी उसका मेन जो उसका फंडामेंटल्स जो है, उस फंडामेंटल राइट जो उसको क्या है, वो पढ़ना है। ठीक है, उस एजुकेशन है उसका फंडामेंटल राइट, लेकिन वो उसको एजुकेशन ना देके उसको अभी उससे ही क्या कराया जा रहा है? उससे वर्क कराया जा रहा है। ठीक है, तो ये बेसिकली अगेंस्ट फंडामेंटल राइट है। ठीक है, तो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन में बेसिकली चाइल्ड, बेसिकली उसमें एक आएगा बेसिकली अगर किसी चाइल्ड को किसी फैक्ट्रीज में या फिर किसी ऐसे एंटरप्राइज में वर्क किया जा रहा है जो कि हजार्डस है, तो वो बेसिकली क्या होगा? उसका वो बेसिकली एक्सप्लॉइटेशन होगा। या फिर दूसरा एक एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे बहुत बार क्या होता है कि बच्चे को किडनैप कर लिया जाता है। ठीक है, किडनैप किया जाता है ना, या किसी ट्रैफिकिंग किया जाता है। ट्रैफिकिंग का नाम सुना है आप लोग ने क्या? ट्रैफिक करना यानी कि किसी को उठाकर किडनैप कर ले गए और किसी जगह पे उसको दूसरे जगह सेल कर दिया। ठीक है, तो वो बेसिकली एक्सप्लॉइटेशन हो गया। तो सारे लोगों के पास राइट्स है अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। ठीक है, अगेंस्ट ह्यूमन ट्रैफिकिंग, अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। ठीक है, ये 2 टर्म याद रखेंगे। कौन दो की टर्म है एक्सप्लॉइटेशन में? अगेंस्ट ह्यूमन ट्रैफिकिंग
और दूसरा क्या है, अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। ठीक है, दो टर्म याद रखेंगे। नंबर 4 जो है राइट टू रिलीजन। ठीक है, राइट टू क्या है, रिलीजन है, यानी कि कोई भी सिटीजन जो है इंडिया का, कोई भी सिटीजन जो है किसी मतलब everyone is free to choose his or her own religion। ठीक है, there is no compulsion, there is no foundation, सारे लोग फ्री हैं चूज करने के लिए। ठीक है, सारे लोग, कोई भी अब चाहे तो कोई भी किसी रिलीजन को चूज कर सकता है। ऐसा नहीं कि जो आज हिंदू है वो लाइफ टाइम तक हिंदू ही रहेगा, या कोई मुस्लिम है तो वो मुस्लिम ही रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपका मूड है कि नहीं आज से हम मुस्लिम रहेंगे या कल से हम हिंदू बनेंगे, तो ऐसा हो सकता है। ठीक है, ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है, आपको कोई प्रिवेंट नहीं कर सकता है। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है, आपका राइट टू रिलीजन है। ठीक है, फिर आपका एक और आता है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। ठीक है, पांचवा जो है वो क्या है, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। तो कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स का मतलब है कि जो भी कम्युनिटीज हैं, बहुत सारे माइनॉरिटी कम्युनिटीज हैं, जैसे कि मेजोरिटी माइनॉरिटी पता है, जैसे अगर हम लोग रिलीजन वाइज देखा है तो इंडिया में हिंदू जो है क्या है, मेजोरिटी है ना, क्योंकि 85% पॉपुलेशन जो इंडिया का है वो क्या है, हिंदू पॉपुलेशन है। तो बाकी सारे जो पॉपुलेशन है वो किस कैटेगरी में आ जाएंगे, माइनॉरिटी में आ जाएंगे। ठीक है, इस कैटेगरी में आ जाएंगे, माइनॉरिटी में। तो ये बेसिकली जो कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स हैं वो सबको अवेलेबल हैं। ठीक है, और स्पेशली उसमें स्ट्रेस दिया गया है माइनॉरिटी को। जैसे माइनॉरिटी का कोई कल्चर है, जैसे कि अगर मुस्लिम कोई फेस्टिवल सेलिब्रेट करना चाहता है, ठीक है, तो उसको उससे उसमें फ्रीडम है। ठीक है, या फिर अगर वो अपना कोई इंस्टीट्यूशन खोलना चाहता है, जैसे मदरसा, जैसे आपने सुना होगा कि मुस्लिम लोग का जो एक्चुअली इंस्टीट्यूशन होता है उसको मदरसा बोलते हैं, तो उनको फ्रीडम है, वो खोल सकते हैं। और ये मतलब क्या बोलते हैं, उसके लिए वो उनको फ्रीडम मिला हुआ है। और लास्ट जो आपको पढ़ना है, लास्ट जो 6th फंडामेंटल राइट है, 6th है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। रेमेडी का मतलब क्या होता है, किसी को पता है? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, इसमें रेमेडी टर्म का मतलब क्या है? रेमेडी का मतलब होता है बेसिकली करेक्शन। ठीक है, या फिर रेमेडी का मतलब क्या होता है, करेक्शन करना, यानी उसको सॉल्व करना। ठीक है, तो बेसिकली क्या है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज में क्या है कि जो आपको मैंने फाइव फंडामेंटल राइट्स अभी बताया ना ऊपर में, तो इफ एनीवन हैज if fundamental right of any person has got violated, then he can approach to court directly। ठीक है, तो आप डायरेक्टली कोर्ट, अगर ये जो 5 मैंने राइट्स बताया ना, अगर आपका वो राइट्स वायोलेट हो रहा है, कोई मतलब आपसे छीन रहा है, ठीक है, तो उस केस में आप डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हैं कोर्ट को। इसके लिए आपको फ्रीडम है। ठीक है, इसके लिए आपको क्या है, ये बेसिकली ये भी, इसको भी एक राइट बना दिया गया है। ठीक है, तो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी जो है वो 6th राइट है। ठीक है, ये 6 राइट्स सबको समझ में आ गया क्या? सबको एक एक करके हम लोग फिर से रिवाइज कर लेंगे। मनीष, हम लोग ने फर्स्ट राइट क्या बताया था? सर राइट टू इक्वालिटी। शुचि, सेकंड राइट क्या पढ़ा था हम लोग ने? राइट टू फ्रीडम। शुभम, थर्ड राइट क्या पढ़ा हम लोग ने? सर उस समय फोन आ गया था मेरा, इसलिए नहीं सुना। क्या हो गया था? सर वीडियो रुक गया था, फोन आ गया था। अच्छा ठीक है, तो कौन सा वाला पढ़ा आपने ये बता दो, अदर देन टू विच हैज बीन ऑलरेडी मेंशन्ड बाय 2 गर्ल्स। दो आपने सुन लिया ना, राइट टू नहीं इक्वालिटी सर, और हम वीडियो पे तो हैं बहुत समय से। हाँ नहीं, मैं बोल रहा हूँ टोटल मैंने 6 फंडामेंटल राइट्स बताया है ना, तो उसमें आपने कौन सा, कोई एक नहीं सुना ना, बाकी सब तो सुना ना आपने, तो बताइए। भूल गए? सबसे लास्ट अभी वेरी रिसेंटली मैंने राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी बताया, वो भी तो याद हो सकता है ना। मयंक बताएंगे थर्ड कोई एक फंडामेंटल राइट्स जो मैंने मेंशन किया है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन मैंने मेंशन किया था ना, एक फंडामेंटल राइट मेंशन किया था ना। और राइट टू दो, तो तीसरा ये राइट, फिर एक और मैंने क्या मेंशन किया था, चौथा मैंने क्या मेंशन किया था, राइट टू रिलीजन मेंशन किया था। ठीक है, 4 हो गया। नंबर 5 क्या मेंशन किया था? राइट टू कल्चर। हाँ, ये आर्यन बताएंगे क्या मेंशन किया था? कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट मेंशन किया था ना। राइट टू
कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, और नंबर 6 बताया था राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ठीक है, तो ये 6 हम लोग समझ चुके हैं सारे को। किसी को कोई प्रॉब्लम है 6 फंडामेंटल राइट समझने में? बिकॉज आपकी बुक में क्या होगा ना कि आपके बुक्स में क्या करेगा कि आपको कुछ सिचुएशन दे देगा और उसके बाद पूछेगा कि बताओ अंडर विच फंडामेंटल राइट्स दिस पर्टिकुलर सिचुएशन फॉल। ठीक है, तो आपको मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स देकर बता दिया है, तो आई होप यू विल एबल टू फाइंड आउट कि किस फंडामेंटल राइट्स में फॉल करेंगे। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन भी आपको पूछ सकता है। ठीक है, तो अब हम लोग इसको लिखना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इसको लिख लेते हैं। टाइटल हम लोग ने लिखा है ना ऊपर में, नंबर 4 में फंडामेंटल राइट्स। ऊपर में ऑलरेडी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? अभी हम लोग पढ़ रहे हैं क्या? हम लोग पढ़ रहे हैं सेलिएंट फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन या फिर पिलर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। उसके अंडर में पढ़ रहे हैं, सब हेडिंग हम लोग दिए हैं फंडामेंटल राइट्स। तो लिखेंगे द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, the constitution of India guarantees, GUARANTEES, guarantees six fundamental rights, six fundamental rights to every citizen, 6 fundamental rights to every citizen. गारंटी के बाद क्या बोला? The Constitution of India guarantees 6 fundamental rights, 6 fundamental rights to every citizen of the country, to every citizen of the country. These rights are as follow. These rights are as follow. नंबर 1 क्या होगा? Equality. राइट टू इक्वालिटी। आप लोग के बुक में मैं देखता हूँ कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है कि नहीं? फंडामेंटल राइट्स में कुछ एक्सप्लेन किया हुआ नहीं है। ठीक है, तो हम लोग 6 ये राइट्स को ही लिख लेंगे। सिर्फ आपको समझ में आ गया है, मैंने एक्सप्लेन तो कर दिया है, बट हम लोग सिर्फ नाम लिख लेंगे। ठीक है, पहला राइट टू इक्वालिटी, नंबर 2 राइट टू फ्रीडम, नंबर 3 राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। एक्सप्लॉइटेशन का स्पेलिंग है EXPLOITATION, एक्सप्लॉइटेशन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। नंबर 4 है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। नंबर 3 हो गया, सबने लिख लिया फर्स्ट 3। नंबर 4 है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। नंबर 5 है राइट, नंबर 4 तो हो गया राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। नंबर 5 है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। कल्चर का स्पेलिंग पता है ना सबको? कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। नंबर 6 और लास्ट जो है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। रेमेडीज का स्पेलिंग है REMEDIES,
DIES, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। मैंने क्या बताया रेमेडीज में? if rights are getting violated, if anyone if rights of any citizen gets violated, then he or she can approach डायरेक्टली टू कोर्ट। ठीक है, तो वो बेसिकली रेमेडीज है, यानी कि कोर्ट क्या करेगा, उसके राइट्स को फिर रीस्टोर कर देगा। ठीक है, जो वायलेट हुआ है, कोई भी जो 5 ऊपर पढ़ा है ना, उसमें से कोई भी राइट्स। ठीक है, ये नंबर 4 हो गया जो हम लोग पढ़े। और उसके बाद जो है नंबर जो लास्ट जो आपका है वो है सेक्युलरिज्म। नंबर 5 लिखेंगे। ये हम लोग नंबर 5 क्या है, सब टॉपिक है अंडर फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, सैलिएंट फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नंबर 5 जो टॉपिक है वो क्या है, सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म का स्पेलिंग है SECULARISM, सेक्युलरिज्म। तो सेक्युलरिज्म है क्या, बेसिकली जो हम लोगों ने फंडामेंटल राइट्स में एक पढ़ा था ना, राइट टू रिलीजन, उससे स्लाइटली डिफरेंट है। ठीक है, सेक्युलरिज्म का मतलब ये है कि स्टेट, यानी स्टेट कहने का मतलब लिटरली स्टेट, मतलब ये आप स्टेट मत समझ लेना। स्टेट कभी कभी कंट्री को भी स्टेट वर्ड से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो एक तरह से ठीक है, हम स्टेट वर्ड यूज नहीं करते। तो कंट्री जो है ना, कंट्री इंडिया एज ए कंट्री जो है, इंडिया के पास कोई स्पेसिफिक कंट्री का कोई रिलीजन नहीं है। ठीक है, कंट्री स्पेसिफिक यहाँ पे कोई रिलीजन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आप देखेंगे कि इंडिया में बहुत डाइवर्सिटी है, सारे लोग डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन फॉलो करते हैं ना। और मैंने जैसे आपको ऑलरेडी फंडामेंटल राइट्स में बता दिया कि आप जो है यू हैव फ्रीडम टू चूज योर ओन रिलीजन, है ना। ऐसा एक फंडामेंटल राइट अभी पढ़ा है ना हम लोग ने ऊपर में, एवरीवन हैज फ्रीडम टू चूज हिज और हर ओन रिलीजन। तो ऐसे केस में अगर आप जो भी रिलीजन चूज करना चाहते हैं, आप हिंदू रहना चाहते हैं तो हिंदू, मुस्लिम रहना चाहते हैं तो मुस्लिम, सिख, ईसाई, जो भी आप बुद्धिस्ट बनना चाहते हैं, मॉन्क, तो बुद्धिस्ट बन सकते हैं। जो भी चूज करना चाहते हैं, अगर किसी को लगता है कि हमको इस जो रिलीजन, पर्टिकुलर रिलीजन जिसमें हम लोग रह रहे हैं या जो प्रैक्टिस फॉलो कर रहे हैं वो बहुत बोरिंग है, उसको मजा नहीं आ रहा है, तो दूसरे 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 रिलीजन स्विच कर सकते हैं। ठीक है, तो सेक्युलरिज्म का मतलब, सेक्युलरिज्म में क्या होता है कि स्टेट, मतलब कहने का मतलब इंडिया के पास, इंडिया डज नॉट हैव एनी कंट्री स्पेसिफिक रिलीजन। ठीक है, इंडिया के पास कोई कंट्री स्पेसिफिक रिलीजन नहीं है। ठीक है, यानी कि इंडिया इज ए सेक्युलर नेशन। सेक्युलर नेशन का मतलब यही है कि, इसका मतलब ये है कि स्टेट जो है, यानी जो कंट्री जो है, बेसिकली कंट्री जो है किसी पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट नहीं करेगा। ठीक है, ऑल रिलीजन आर इक्वल इन द आई ऑफ कंट्री। ठीक है, ये सबको क्लियर है कि सेक्युलरिज्म का मतलब क्या हुआ, कि सेक्युलरिज्म का मतलब है कि सारे जो भी है, इंडिया जो है सेक्युलर स्टेट है। इसका मतलब क्या है कि जो कंट्री है डज नॉट बेसिकली प्रमोट एनी रिलीजन इन पर्टिकुलर। ठीक है, सारे अगर हम लोग कुछ करना है, जैसे हिंदू के लिए बहुत बार सुना होगा आपने कि अमरनाथ यात्रा के लिए गवर्नमेंट जो है वो क्या करती है, बहुत बार सपोर्ट करती है ना। उसी तरह दूसरे लोगों को भी सपोर्ट करती है, दूसरे रिलीजन। जैसे किसी को हज जाना है, मुस्लिम लोग को अगर हज जाना है, सऊदी अरेबिया में हज होता है ना, मक्का मदीना जाना है, तो गवर्नमेंट उसके लिए भी सब्सिडी देती है। ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट जो है एक हिंदू के लिए कुछ कर रही है, मुस्लिम के लिए नहीं कर रही है। ठीक है, सबके लिए कर रही है। ठीक है, तो ऐसा कुछ ये नहीं कि किसी एक स्पेसिफिक रिलीजन को हमारा जो कंट्री है वो प्रमोट करता है। ठीक है, तो इंडिया जो है, इसलिए बोलते हैं इंडिया इज ए सेक्युलर नेशन। ठीक है, सेक्युलर का मतलब क्या होता है, आप लोग सेक्युलर का मतलब क्या होता है, हिंदी कोई मतलब पता है सेक्युलर का मतलब? इंडिया इज ए सेक्युलर नेशन। सेक्युलर का मतलब होता है पंथ निरपेक्ष। सेक्युलरिज्म, सेक्युलर स्टेट या सेक्युलर नेशन का मतलब होता है पंथ निरपेक्ष। ठीक है, पंथ निरपेक्ष का मतलब नॉट ओनली रिलीजन, ठीक है, इवन रेस ये सब भी उसमें इंक्लूड हो जाता है। ठीक है, तो लिखेंगे इसके अंडर में लिखेंगे, सेक्युलरिज्म के नीचे अंडर में लिखेंगे अ सेक्युलर स्टेट इज one in which the secular state is one in which the nation does not promote
does not promote any one religion as any one religion as the country religion, any one religion as the country religion। ठीक है, इसका मतलब समझ में आया ना सबको? यानी कि जो है किसी एक रिलीजन को प्रमोट नहीं करेंगे और उसके नीचे लिखेंगे, उसी के नीचे लिख देंगे इंडिया इज ए सेक्युलर नेशन, इंडिया इज ए सेक्युलर नेशन। जस्ट 30 सेकेंड होल्ड कीजिए। इंडिया इज ए सेक्युलर नेशन, ये सब लोग ने मेंशन कर दिया। ठीक है, तो ये 5 ऑलमोस्ट हमको लगता है चैप्टर जो है आपका, हम लोग ने सारे फीचर्स को पढ़ लिया है। अच्छा, आपके बुक में जो है साइड में एक, उसमें मैंने जो बताया एक्चुअली ना, फंडामेंटल राइट्स को जो एक्सप्लेन कर रहा था, सारे 6 राइट्स को, वो आपके बुक में है। ठीक है, अब उसमें जैसे कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है उसके बेसिस पे, और उसके बाद फिर आपका एक्सरसाइज स्टार्ट होता है। तो अगले क्लास में जो है हम लोग क्या करेंगे, आप लोग सबसे पहले क्या कीजिएगा, आपका जो होमवर्क है वो है फर्स्ट चैप्टर को रीड आउट करना। ठीक है, समझेंगे चैप्टर को, पढ़ेंगे उसको क्या है चैप्टर में। ठीक है, जो मैंने बताया है उसमें से कुछ ऐसा कुछ एडिशनल तो मेंशन नहीं है जो मैंने कवर नहीं किया है, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, आप इसका एक्सरसाइज या फिर एक्टिविटीज भी बहुत जगह पे मेंशन है ना, तो उस एक्टिविटी को पढ़ेंगे और समझेंगे, उसका क्वेश्चन सॉल्व करने वो ट्राई करेंगे। ठीक है, सॉल्व करने के लिए, और एक्सरसाइज सब कुछ बना के आएगा। ठीक है, जैसे एक्सरसाइज का अगर हम लोग देखते हैं, सबके पास बुक है, अभी एक्सरसाइज खोलेंगे सब कुछ, सब लोग। I have Bharti Bhavan book. अच्छा, ये भी प्रॉब्लम है। भारतीय भवन किनके पास है? सूची के पास, उसके अलावा बाकी सबके पास? समनश्री। आपके पास विमनश्री भारतीय भवन है, यस सर। और बाकी लोग के पास क्या है? एनसीईआरटी किसी के पास नहीं है। बट भारतीय भवन में भी आई गेस यही चैप्टर पढ़ना है ना? Yes. आप तो ये चैप्टर अगर पढ़ना है भारतीय भवन में भी, तो उस केस में क्या करेंगे कि आप लोग अपने बुक से चैप्टर करके आएंगे। ठीक है, बुक से चैप्टर का मतलब क्वेश्चन आंसर करके आएंगे, क्वेश्चन भी लिखेंगे और उसके नीचे आंसर भी लिखेंगे। जो नहीं आता है वो हम लोग क्लासरूम में डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसको हम लोग क्लासरूम में डिस्कस करेंगे और उसके बाद ये चैप्टर एंड हो जाएगा। ठीक है, जैसे हम लोग ने सारा भी जो पढ़ा और जो भी पढ़ा आज हम लोग ने, चाहे वो की फीचर्स जो हम लोग ने 5 फीचर्स पढ़ा आज, या फिर फंडामेंटल राइट्स के अंदर में बहुत सारे राइट्स को डिस्कस किया। उसके पहले भी जो हम लोग ने डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ा था, या फिर कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ा था, और क्या पढ़ा था पिछले क्लास में और क्या क्या पढ़ाई हुआ था, फेडरलिज्म के बारे में पढ़ा था। तो वो सब चीज करके आएंगे। और कुछ क्वेश्चंस जैसे है कि व्हाई डू वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन, ऐसा करके क्वेश्चन आएगा, व्हाई डज अ कंट्री नीड कॉन्स्टिट्यूशन। मैंने इसका लिखवाया है क्या, व्हाई डज अ कंट्री नीड कॉन्स्टिट्यूशन? ऐसा मैंने कुछ मेंशन कराया है क्या आप लोग को ऊपर में? सब आप लोग सारे एसएसटी का एक नोटबुक में ही लिख रहे हैं ना, कि अलग अलग लिखते हैं? मतलब इवन विद इन एसएसटी ऑल्सो एक पर्टिकुलर बुक जो है आपका, जैसे ये आपका पॉलिटिकल एंड सोशल लाइफ जो है, उसको तो एक जगह ही लिखते होंगे आई गेस, राइट? ऐसा ही लिख रहे हैं ना आप लोग, सब लोग, कि रैंडमली कहीं भी लिख ले रहे हैं? बिकॉज लेटर स्टेज में ही आपको डिफिकल्टीज होगी। ये मतलब अगर आप लोग एक जगह नोट्स मेकिंग नहीं करेंगे
तो बाद में एग्जाम के टाइम पे रिवाइज करने में बहुत प्रॉब्लम होगा, ठीक है। तो आप लोग ट्राई कीजिए कि सारे नोट्स जो है, अगर हम लोग पढ़ रहे हैं सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ, तो उसके सारे चैप्टर्स मतलब उसके सारे नोट्स एक जगह लिखेंगे, या फिर अगर फिर ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो ज्योग्राफी के सारे नोट्स एक इकट्ठा एक जगह लिखेंगे। उसी तरह हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसके नोट्स एक जगह लिखेंगे, ठीक है। तो इसमें आप लोग को मैंने ये मेंशन कराया है क्या, व्हाई डज द कंट्री नीड कॉन्स्टिट्यूशन? ठीक है, तो अगर नहीं लिखवाया तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको करेंगे, ठीक है। आज हम लोग इस क्लास को एंड करते हैं और सारे लोग होमवर्क करके आएंगे, ठीक है। दैट्स इट, ओके देन, थैंक यू।